हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीएसबी गोयल साहब की बुक में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। कैसे सारे लोग? आई होप आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और डेली कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे। आइए कुछ टॉप टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, जिसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी आई? 74th। इसको आगे कवर करें। कोविड-19 रुपये 3100 करोड़ एलोकेटेड फ्रॉम पीएम केयर फंड। डब्ल्यूएचओ रिलीज ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020, क्या है क्या नहीं, इसकी वजह से क्या बीमारियां हो रही हैं क्या नहीं, सारी चीज़ें आगे कवर करेंगे। केवीआईसी टू इम्प्लीमेंट अ वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव इशू गाइडलाइंस, कुछ गाइडलाइन है इसके लिए इशू की गई केवीआईसी के लिए, ठीक है ना। व्हाट इज डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस बीइंग अ इनकरेज्ड अमंग अस फार्मर्स, मतलब कहने की बात क्या है कि डायरेक्ट सीडिंग क्या है और इसको क्यों बढ़ावा मिल रहा है फार्मर की। अगर फार्मर्स की बात करें तो उनके बीच इसको क्यों बढ़ावा मिल रहा है, इसको आगे कवर करेंगे। सीएसआईआर एंड आयुष मंत्रालय, आयुष मिनिस्ट्री बिगिंस क्लिनिकल ट्रायल ऑफ 4 आयुर्वेदिक ड्रग्स। कभी ना कभी उन सब के बारे में आपने सुना होगा। ड्रग कहना उनको बेकार है, ड्रग तो हम केमिकल उनको बोलते हैं। बाकी आयुर्वेदिक जो मेडिसिन टाइप की, अश्वगंधा हुआ, तुलसी, ये सारी चीज़ें बाकी आगे कवर करेंगे कि कौन सी 4 आयुर्वेदिक ड्रग हैं जिनको क्लिनिकल ट्रायल दिया जा रहा है। पीएम किसान स्कीम के लिए कितना रुपए रिलीज कर दिएगा? 18,517 करोड़। अब रही बात, देखिए इनमें से जितने भी टॉपिक हैं ये सारे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। करंट अफेयर के साथ साथ आपका जीके भी स्ट्रॉन्ग कराऊंगा। आगे चलते हैं पहली न्यूज़ की ओर। अच्छा, पहली न्यूज़ से पहले मैं आपको एक्सपीरियंस बता दूं। बैचलर्स ऑफ बायोटेक, मास्टर ऑफ फूड टेक, आईएस जोन एक्सपीरियंस, अन अकेडमिक एक्सपीरियंस की बात करूं तो 96% रेटिंग रही है। और अगर वहाँ की टॉप एजुकेटर की बात करूं तो वहाँ मैं 62 रैंक पर भी आया हूँ। अब पता नहीं वहाँ क्या रैंक हो, बाकी अभी तो मैं वहाँ पर 62 रैंक पर आया हूँ, ठीक है। आइए तो अब बात कर लेते हैं यू कैन डू इट की। मुझे नाम नहीं पता इनका, बट इनके आंसर ऑलवेज बेस्ट रहते हैं, इनके क्वेश्चन सिलेक्शन ऑलवेज बेस्ट रहते हैं। अब बात कर लेते हैं चिताक्षी जी की। यू कैन डू इट और चिताक्षी, ये दोनों लोग स्टार स्टूडेंट हैं इस क्लास के। ऑलवेज बेस्ट आंसर सिलेक्शन, ऑलवेज बेस्ट क्वेश्चन, ऑलवेज मतलब सब कुछ अच्छे तरीके से करते हैं ये लोग। गॉड ब्लेस यू। और जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो ज़रूर कमेंट करें। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इंडिया रैंक 74th। 13 मई 2020 की अगर बात करें, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ठीक है। इंडिया हैज़ मूव्ड अप टू 74th रैंक, इंप्रूवमेंट इन द की पैरामीटर सच एज एनर्जी सिक्योरिटी, ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी। आपकी आंसर राइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये सारी चीज़ें। अबाउट द इंडेक्स, अब इंडेक्स के बारे में बात कर लेते हैं। क्या है क्या नहीं, उस इंडेक्स का मतलब क्या है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स का मतलब क्या है, कहाँ इंडिया कैसे अपने आप को इम्प्रूव किया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हैज़ रैंक्ड 115 कंट्री बेस्ड ऑन द जीईटी, मतलब ग्लोबल एनर्जी ट्रांजेक्शन इंडेक्स के हिसाब से 115 देशों को वो रैंक देता है, जिसमें से इंडिया की रैंक कितनी है? 74th। आइए बात कर लेते हैं। द इंडेक्स हैज़ बीन फ्रेम्ड बेस्ड ऑन द करेंट परफॉर्मेंस ऑफ द एनर्जी सिस्टम ऑफ द कंट्री, environmental sustainability, energy security, and also based on the indicators such as a readiness of transition of sustainable, secure, affordable and इंक्लूसिव एनर्जी सिस्टम। मतलब इन सारी चीज़ों पर बेस करके कि उसका एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी क्या है, एनर्जी आपके यहाँ सिक्योरिटी क्या है और किस तरीके से उस एनर्जी को लिया जा रहा है। क्या आपके यहाँ जो एनर्जी है वो अफोर्डेबल है, ठीक है ना, और क्या वो एनर्जी मतलब समझ गए कि लोगों तक प्रॉपर पहुंच पा रही। तो ये सारी चीज़ें हैं, मायने रखती हैं इस इंडेक्स में, ठीक है ना। तो इसी हिसाब से इंडिया की रैंकिंग की गई। आइए बात कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट 75% ऑफ द कंट्री हैव इम्प्रूव देयर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। मतलब कहने की बात क्या, रिपोर्ट के हिसाब से पता चला है कि तकरीबन 75 कंट्रीज़ ने अपने आप को एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से अपने आप को इम्प्रूव किया है। हाईलाइट, वर्ल्ड की हाईलाइट पढ़ लें, ये एक अलग मैप है, ठीक है ना, इसी के बारे में इसमें लिखा। आइए देखते हैं। स्वीडन हैज़ टॉप द रैंकिंग फॉर द थर्ड कंसिक्यूटिव ईयर। हमेशा से ये एक तरीके से बोला जाए 3 सालों से ये फर्स्ट पे आ रहा है। इट वॉज फॉलोड बाई स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, ओनली फ्रांस ऑन द 8th पोजिशन एंड यूके ऑन द 7th पोजिशन, वेयर द G20 कंट्रीज अंडर द टॉप 10। तो कहने की बात क्या कि अगर G20 कंट्रीज की बात करें तो वो टॉप 10 में है ना। अकॉर्डिंग टू रैंकिंग, इंडिया एंड चाइना वर द इमर्जिंग सेंटर ऑफ डिमांड इन द वर्ल्ड। अब अगर बात करी जाए कि लोगों की कि अगर देखा जाए तो इंडिया और चाइना इस टाइम मतलब समझ गए सबसे ज़्यादा डिमांडिंग में, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स स्टूड एट 32th रैंक एंड कनाडा 28th, ब्राज़ील एट 47, ऑस्ट्रेलिया 36 एंड फर्स्ट टाइम यूके रैंक आउटसाइड द टॉप 25। और पहली बार ऐसा हुआ कि जो यूएस है, फॉर द फर्स्ट टाइम यूएस रैंक आउटसाइड द टॉप 25, ठीक है।
अब इंडिया की बात कर लेते कुछ हाइलाइट्स की। द रिपोर्ट सेज दैट इंडिया हैज़ मेड सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट बाय एक्सपेंडिंग इट्स एनर्जी प्रोग्राम। मतलब उसने अपने आप में बहुत सारे इंप्रूवमेंट लाए, ठीक है ना, अपने एनर्जी प्रोग्राम को एक्सपेंड करके, चाहे वो एलईडी का हो, है ना, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स में बदलाव का हो, तो ये सारी चीज़ें हैं। दिस हैज़ बीन अचीव बाय मेकिंग अ बल्क प्रोक्योरमेंट ऑफ एलईडी बल्ब and smart meter and also be launching program for labeling of appliances। अब बात कर लेते हैं हम also India is one of the few country that has made consistent progress since 2015 से consistent। इस रिपोर्ट के हिसाब से अगर बात करें तो इंडिया अपने आप को consistently improve कर रहा है। The report also says that only 11 country have made significant progress since 2015। और अगर 2015 के हिसाब से बात करें तो सिर्फ 11 कंट्री ऐसी हैं कि जो अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर रही हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। कोविड-19 रुपए 3100 करोड़ एलोकेटेड फॉर फ्रॉम पीएम केयर फंड। इसमें मैं आपको नई चीज़ बताऊंगा, पढ़ते पढ़ते देखते हैं क्या नई चीज़ बताऊंगा। पीएम केयर फंड ट्रस्ट वॉज क्रिएटेड ऑन 27 मार्च 2020। पीएम केयर फंड जो ट्रस्ट था उसको 27 मार्च 2020 में बनाया गया था। इट वो अब ये पीएम केयर फंड से ही रुपये निकला है कितना, 3100 मतलब 3100 करोड़ रुपए। तो सोचो कितना रुपया होगा पीएम केयर फंड में। द अदर मेंबर इंक्लूड होम मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है। मतलब कहने की बात कि इसको हेडेड किसके द्वारा किया जाता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा, कि ये पैसा उनको किधर किधर इन्वेस्ट करना है, ठीक है। और अदर मेंबर कौन कौन से, होम मिनिस्टर एंड डिफेंस मिनिस्टर ऑल्सो, कि हाँ यहाँ आपको यहाँ ये सुझाव देने के लिए कि हाँ मोदी जी आपको यहाँ करना है, यहाँ मतलब एलोकेट करना है, इतना रुपये यहाँ भेजना है। वेंटिलेटर्स की बात कर लेते हैं। अब देखिए किस हिसाब से रुपये किधर किधर किया गया। द allocated fund are to be used to buy 50,000 ventilators। The ventilators are to be purchased at the cost of 2,000 करोड़ रुपए। These ventilators will be supplied to government to run COVID-19 हॉस्पिटल, ठीक है। एक तो ये चीज़। अब माइग्रेंट्स वर्कर की बात कर लेते हैं। अराउंड 1,000 करोड़ विल बी प्रोवाइडेड टू स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी। दे विल पुट एट अ डिस्पोजल of a municipal commissioner and a district collector। It is to be used to make food arrangement। 1,000 करोड़ जो निकला है वो उनके फूड, जितने भी आपको कहीं भी कोई माइग्रेंट वर्कर दिखे उसके लिए फूड अरेंजमेंट कराना, ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट एंड प्रोवाइडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट टू द माइग्रेंट्स ओनली। द 1,000 करोड़ विल बी स्प्लिट इन स्टेट वाइड थ्रू ऑन देयर पॉपुलेशन एज द 2011 सेंसस के हिसाब से जितनी पॉपुलेशन जिस एरिया में जितनी ज़्यादा है माइग्रेंट्स की, उस हिसाब से ये पैसे को स्प्लिट कर दिया गया है, ठीक है। वैक्सीन की बात कर ले। वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19 इज द करंट प्रेसिंग नीड। कहने की बात कि इस टाइम अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की नीड है तो वो है वैक्सीन की। इन ऑर्डर टू सपोर्ट वैक्सीन डेवलपर रुपए 100 करोड़ हैज़ बीन एलोकेटेड। मतलब कि वैक्सीन डेवलपमेंट में कोई कमी ना आए तो इसलिए 100 करोड़ रुपए वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए दे दिए। द डिस्पोजल ऑफ दिस फंड इज टू बी सुपरवाइज बाय द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। जितने भी वहाँ के एडवाइजर्स वगैरह हैं जिनके अंडर ये वैक्सीन का काम कर रहा है, ये जो फंड है 100 करोड़ उनके सुपरविजन में है कि इनको किस जगह खर्च करना है, ठीक है। देखिए जीबी में आपको जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ ना, इस आपके आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करेंगी। हाउ इज़ पीएम केयर फंड डिफरेंट। अब पीएम केयर फंड कैसे डिफरेंट है आइए देखते हैं। पीएम केयर फंड वॉज डेडिकेटेड टू कोविड-19 सिचुएशन ओनली बोलेंगे इसको, ठीक है ना। मतलब कोविड-19 के हिसाब से जो भी कुछ होगा उसके लिए जो फंड रिलीज किया जाएगा वो पीएम केयर फंड से होगा। ऑन द अदर हैंड प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड वॉज मीन फॉर ऑल नेचुरल डिजास्टर। और जो दूसरा है प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, वो जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर या कुछ भी होगा तो उसके लिए जो फंड निकाला जाएगा वो आपका प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड से निकाला जाएगा, है ना। अब पीएम केयर फंड की बात कर लें तो ये सिर्फ पूरा डेडिकेटेड है कोविड-19 की सिचुएशन पर, ठीक है। कंसर्न्स द कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया were not allowed to audit the fund, ठीक है। The government of India claimed that the fund were collected based on the donation of organization and individual and therefore independent auditors were appointed by the trustee। मतलब कहने की बात क्या है कि अब क्या बोला गया, जो ऑडिटर जनरल हैं इंडिया के उन्होंने बोला कि इसमें कोई ऑडिट नहीं होगा, जितना जिसके लिए एलोकेट कर दिया गया उसको उतना एलोकेट कर दिया गया, ठीक है। WHO रिलीज ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020। क्या है इस रिपोर्ट में, WHO ने क्या रिपोर्ट की है आइए देखते हैं इसको, ठीक है। 13 मई 2020 की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिलीज ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020, ठीक है। आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इंडिया इज वन ऑफ द 88 कंट्री दैट आर टू मिस ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट सेट
बाई 2025, ठीक है। इंडिया ऑल्सो हैज़ द हाइएस्ट रेट ऑफ डोमेस्टिक इनइक्वालिटी स्पेशली इन माल न्यूट्रिशन। अगर बात करें कि जो WHO ने रिपोर्ट दी है तो उसने ये बोला कि इंडिया बहुत पीछे है अभी, ठीक है ना, इन सारी चीज़ों में। अलॉन्ग विद नाइजीरिया, इंडोनेशिया, इंडिया वॉज डिक्लेयर द लीस्ट परफॉर्मिंग इन केस ऑफ डिस्पार्टरीज इन स्टनिंग। कहने की बात क्या कि अगर बात करी जाए नाइजीरिया और इंडोनेशिया की, तो इंडिया अभी इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा पीछे है, ठीक है ना, कि न्यूट्रिशन को मेंटेन रखने में, ठीक है। द फोर मेजर न्यूट्रिशनल इंडिकेटर आर एनीमिया अमंग। अब आप देख रहे हैं कि ये 4 न्यूट्रिशन इंडिकेटर हैं। अब जैसे कि आपको मैं बताऊं कि आपके आंसर राइटिंग में किस तरीके से मदद करेगा। जब भी कि फूड क्राइसिस से कोई बात आए तो आप उसमें लिखेंगे कि 4 न्यूट्रिशन इंडिकेटर, कि उनको खाना कम मिल रहा है। देखती है, 4 मेजर न्यूट्रिशन इंडिकेटर आर एनीमिया हो जाएगा अमंग वुमेन इन रिप्रोडक्टिव एज, स्टनिंग अमंग चिल्ड्रन अंडर 5, मतलब उनकी ग्रोथ नहीं होगी, वहीं पर रुक जाएंगे। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ऑफ चाइल्ड ओवरवेट, मतलब अब बच्चे को मतलब खिलाने के लिए खाना नहीं, तो फिर जो माँ है वो ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगी, तो क्या होगा, उससे चाइल्ड जो है वो ओवरवेटेड हो जाएगा। द रिपोर्ट सेज दैट इंडिया इज टू मिस द टारगेट ऑन ऑल 4 न्यूट्रिशनल इंडिकेटर। अब अगर बात की जाए इंडिया का जो टारगेट था कि मतलब कि आने वाले टाइम में ग्लोबल क्राइसिस, मतलब जो फूड क्राइसिस है उससे छुटकारा पाना, तो हो सकता है ये अपना टारगेट अचीव ना कर पाए। यहाँ बोला गया ना, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट इंडिया इज वन ऑफ द 88 कंट्री में से ये एक कंट्री है जो आर टू मिस ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट सेट फॉर द 2025। मतलब 2025 के लिए जो न्यूट्रिशन टारगेट लिया गया था कि कोई भी भूखा नहीं रहेगा, सबको खाना मिलेगा, प्रॉपर खाना मिलेगा, तो उसमें इंडिया 88 कंट्रीज के साथ पीछे रह जाएगा, ठीक है। की फाइंडिंग की बात करें, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बिटवीन 2000 और 2016 अंडरवेट वाज डिक्लेयर टू 58.1 फ्रॉम 68% फॉर बॉयज एंड फॉर द गर्ल इट इज डिक्लेयर बाय 54.2% टू 50.1%, तकरीबन 50%। दो द डिक्रीज इज एविडेंट, it is still higher than that of Asian average to which is 35.6 for boy and 31 point। अब अगर बात करी जाए एवरेज की, तो एवरेज अगर एशियन एवरेज जो है वो है बॉयज़ के लिए कितना है 35.6%, गर्ल्स के लिए 31.8%, उससे हम कई गुना ज़्यादा बहुत पीछे हैं। देखिए कहाँ पर बॉय का कितना इस टाइम आ रहा है 58.1%, और जो क्या कहते हैं बॉयज़ का आ रहा है 66% एंड गर्ल्स का कितना आ रहा है 54। और उनका एवरेज कितना होना चाहिए, एवरेज जो एशियन कंट्रीज़ जो हैं उनके लिए एवरेज कितना है, बॉयज़ के लिए 31.8 और गर्ल्स के लिए 31.8, बॉयज़ के लिए 35.6, ठीक है। इसमें कंफ्यूज ना होना क्योंकि थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था, एक बार आप दोबारा से इसको सुनिएगा। अकॉर्डिंग टू 9% ऑफ अंडर 5 चिल्ड्रन इन इंडिया स्टन। अब अगर बात करी जाए अराउंड 9% अगर बच्चों की बात करी जाए तो उनमें से 5 साल के कम उम्र जो बच्चे हैं उनकी तकरीबन स्टनिंग ग्रोथ होती है, ठीक है, मतलब उनकी ग्रोथ ही नहीं होती प्रॉपर। एटलीस्ट 21.6% ऑफ इंडियन वुमेन एंड 17.8% ऑफ इंडियन मैन आर एनीमिक, ठीक है ना, उनको कहीं ना कहीं खून की कमी एनीमिया हो जाता है उनको, ठीक है, माल न्यूट्रिशन के कारण, ठीक है ना। तब माल न्यूट्रिशन कैसे होता है, उनको प्रॉपर खाना ना मिलना, शरीर को जो जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट, जो जो मल्टीविटामिन की रिक्वायरमेंट वो नहीं मिलती, तब उनको ये सारी दिक्कत आती है। बैकग्राउंड का, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट वॉज कंसीव्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ इनिशिएटिव समिट दैट वॉज हेल्ड इन 2013। उसके हिसाब से सारी रिपोर्ट निकाली जाती है। व्हाट इज द ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट, द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इन 2012 फिक्स्ड अ न्यूट्रिशन टारगेट, दे आर फॉलो द रिड्यूस एनीमिक कंडीशन अमंग वुमेन बाय 50%, 50% से भी ज़्यादा जो भी एनीमिया कंडीशन है वुमेन को उसको कम करना है। रिड्यूस स्टन अंडर 5, क्योंकि यही प्रॉब्लम है, इन्हीं को ही कम करना है। जो स्टनिंग ग्रोथ हो रही है बच्चों में 5 साल के कम में, उनकी ग्रोथ ही नहीं हो रही, तो उनको कम करना है। रिड्यूस अंडर वेट बर्थ बाई 30%, अंडर वेट बर्थ जो रहे, मतलब बहुत सारे बच्चे जो क्या होते हैं अंडर वेट, मतलब समझ गए कि उनकी जो जब वो पैदा होते हैं तो जितना उनका वेट होना चाहिए, मुझे नहीं पता, बट फिर भी एक मान लो अगर एक बच्चा जो पैदा हो उसका वजन 2 kg होना चाहिए, बट अंडर वेट की कंडीशन में क्या होता है कि जो बच्चे का वेट 2 kg होना चाहिए, कई बार क्या होता है उनका वेट 800 ग्राम होता है, कई बार क्या होता है उनका वेट 1 kg होता है। तो इन सारी चीज़ों को कम करना है, ठीक है। तो रिड्यूस चाइल्डहुड वेस्टिंग ऑफ टू लेस देन 5%, ठीक है। About the report, the report asks government to focus on malnutrition as COVID-19 is threatening food system of the health। कहने की बात क्या है, रिपोर्ट का ये कहना है कि भाई देखो
कोविड-19 की वजह से आप कोविड-19 पर तो ध्यान दें ही दें, साथ पर आप ये फूड सिस्टम पर भी ध्यान दें, ठीक है? हेल्थ पर भी ध्यान दें, जैसे कि और कल डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट निकली थी कि कोविड-19 के अलावा एड्स, मलेरिया, ट्यूबरकुलोसिस, इनसे भी बहुत सारे पेशेंट मर रहे हैं क्योंकि हम कोविड-19 पर ध्यान दे रहे हैं, इन तीनों चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। 1 in 9 people in the world are hungry and undernourished। समझ गए? 9 में से 1 इंसान भूख की वजह से कहीं न कहीं वो भूखा है और मर रहा है, ठीक है? ये रिपोर्ट है। KBIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, इम्प्लीमेंट वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव, इशू गाइडलाइन। आइए देखते हैं इसकी ये क्या इनिशिएटिव चला, क्या गाइडलाइन आई और ये क्यों वोकल फॉर लोकल इम्प्लीमेंट किया। आइए देखते हैं पूरी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली अनाउंस आत्मनिर्भर भारत अभियान। अंडर द स्कीम अराउंड 20 लाख करोड़ रुपीज़ हैज़ बीन एलोकेटेड, 20 लाख करोड़ एलोकेट किया गया, मतलब निकाला गया जीडीपी से। Along with the scheme, Prime Minister also announced Vocal for Local. The KVIC, Khadi and Village Industry Commission, and has forward to become a Vocal for Local. Vocal for Local की बात कर लेते हैं। क्या ये Vocal for Local? Being vocal to go local। कहने की बात क्या है इस मोटो की कि मतलब देखिए, बीइंग वोकल मतलब कुछ भी हो, जितने भी अपनी मतलब ये लोकल ब्रांड्स हैं, जैसे खादी की बात कर लें, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल, तो इसको हमें प्रमोट करना चाहिए, ठीक है ना? जैसे लोग इसकी शर्ट्स यूज़ करें, इसके तो पता मास्क भी आ रहे हैं खादी के, शर्ट बहुत अच्छी आती हैं इसके, और टी शर्ट बहुत अच्छी आती हैं, पैंट बहुत अच्छे आते हैं, शॉल बहुत अच्छी आती हैं, बेडशीट बहुत अच्छी आती है, हैंकरचीफ बहुत अच्छे आते हैं। तो जब भी मौका मिले तो खादी से ही खरीदें, ठीक है? वोकल फॉर लोकल एम टू गिव अ वॉइस टू द लोकल प्रोड्यूस। अब नाम से समझ में आ गया होगा, जितना लोकल ब्रांड है उनको ज़्यादा बढ़ावा दें। इन अदर वर्ड, द एम टू प्रमोट अ लोकल प्रोड्यूस। दिस इज बिकॉज विद लॉकडाउन एंड द थ्रेट ऑफ कोविड-19 इट वॉज द लोकल प्रोड्यूस दैट हेल्प पीपल टू रन देयर रूटीन। दिस मेनली इंक्लूड द सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड। कहने की बात कि जब दिक्कत की बात थी तो आपका साथ किसने दिया? लोकल प्रोड्यूस ने। अब ऐसा तो है नहीं, हाँ दिक्कत की बात थी तो अमेरिका से अनाज आ गया था, अरे बहुत दिक्कत हुई थी तो क्या कहते हैं कि चाइना ने हमारी इतनी मदद नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो हमारी लोकल चीज़ों ने ही हमारी मदद की थी। तो जब इस कोविड-19 से हम लोग लड़ पाएंगे और उसके बाद जब उभर के सामने आएंगे तो हम ये नहीं कि बाहरी चीज़ें यूज़ करें। आपसे भी मैं बोल रहा हूँ, जो जो इस वीडियो को देख रहा है, कोशिश करें वो जितनी लोकल चीज़ें यूज़ कर पाए, ठीक है? केवीआईसी की बात कर लेते हैं। केवीआईसी क्या है? इन ऑर्डर टू अचीव वोकल फॉर लोकल, केवीआईसी हैज़ इशू गाइडलाइन टू इम्प्लीमेंट अ फ्लैगशिप प्रोजेक्ट अंडर प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। गाइडलाइंस क्या दी हैं? एप्लीकेशन अंडर PMEGP are to a recruitinized at the earlier and forward to the bank. The bank shall disburse the fund within 15 days। जितना उनको ज़रूरत, जितना उनके लिए निकला है तो वो 15 दिन के अंदर उनको रुपए मिल जाएगा। Earlier the number of days was 26। The application process is to implemented by monitoring cell। This will help in increasing the employment generation with short duration of time। अब इन लोगों को कहीं ना कहीं क्या है, अब मैं एक सेकंड थोड़ा सा आपको पीछे ले जाता हूँ। तो इन्होंने क्या बोला है कि इससे देख रहे हैं आप यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इनके तहत इन्होंने मतलब कहीं ना कहीं अपना गाइडलाइन इशू की है। तो गवर्नमेंट इनको पैसा भी देगा कि आपका जो प्रॉफिट होगा खादी से वो आप खादी तक ही रखिए, है ना, अपने अपने पास स्टोर करके रखिए, और जो हम आपको पैसा देंगे उससे आप काम खादी का कराएंगे अपना बेनिफिट के लिए, बट जो वो पैसा हम देंगे वो आप लेबर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इससे क्या होगा? खादी का प्रोडक्शन बढ़ेगा एक तरफ, ठीक है, उनका बेनिफिट भी होगा और साथ ही साथ लेबर को भी पैसा मिलेगा। पहले क्या होता था कि खादी घाटे में चली गई, ठीक है, लेबर को कोई पैसा नहीं मिलेगा, बट अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। PMEGP, द स्कीम वॉज announced in 2008 by merging two schemes, namely Prime Minister रोजगार योजना and Rural Employment Generation Program। The program is implemented by KVIC। देखते हैं पॉइंट नंबर 5, व्हाट इज डायरेक्ट सीडिंग राइस? डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस बीइंग एनकरेज अमंग फार्मर, मतलब फार्मर्स के बीच में ये प्रोसेस को बहुत ज़्यादा एक सराहना मिल रही है। आइए देखते हैं क्या है ये डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस। द फार्मर ऑफ पंजाब एंड हरियाणा बीइंग एनकरेज टू अडॉप्ट डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस due to shortage of labor। there is being encouraged in place of कन्वेंशनल ट्रांसप्लांटिंग, ठीक है। मतलब जैसे पहले क्या होता था कि मतलब जो जैसे कि पूरे जो चावल की होती बहुत सारी लेबर लगती थी लाइन से, और सारे लोग अपने अपने लाइन पकड़ लेते तो बस रोकते चले जाते, बट अब यहाँ पर क्या होगा? डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस होगा ट्रैक्टर की हेल्प से। आइए देखते हैं वो कैसे करेगा।
कन्वेंशनल ट्रांसप्लांटिंग, कन्वेंशनल किस हिसाब से होता है? ड्यूरिंग कन्वेंशनल ट्रांसप्लांटिंग द फार्मर प्रिपेयर नर्सरीज, मतलब कन्वेंशनल जैसा होता आया है उसकी एक बार देख लेते। तो क्या करते, जो फार्मर्स होते थे वो नर्सरी टाइप की बनाते थे छोटी सी, फिर उनको लेकर पूरे खेत में लगाते थे। द पैडी सीड आर फर्स्ट शॉन इन द नर्सरी एंड रेज्ड अ यंगर प्लांट, जो पहले पैडी सीड रहते छोटे छोटे उनको बड़ा बड़ा बना के फिर उसको खेत में रोपते थे। These young plants are called seedling, और उसको seedling बोलते हैं जब बड़े हो जाते हैं। The seedling are then uprooted from the nursery and planted in the main field and take a 25 to 35 days for the seedling to rise। मतलब कहने की बात कि पहले उन्होंने नर्सरी में छोटे छोटे पेड़ों को उगाया, जब वो बड़े हो गए उनको उखाड़ के बड़े से खेत में लगा दिया। बट इसमें ज़रूरत क्या होती थी, लेबर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी, और इस टाइम लेबर की शॉर्टेज है, ठीक है। द नर्सरी बेड इज 5% to 10% मेन फील्ड। दिस प्रोसेस रिक्वायर एक्सटेंसिव लेबरिंग, बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली द रीप्लांटिंग द सीडलिंग, मतलब जब छोटे छोटे जो पेड़ होता है हुआ करते थे, जब वो बड़े बन जाते हैं जिनको सीडलिंग बोलते हैं, उनको दोबारा से लगाने के लेबर की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ऑल्सो इट रिक्वायर अ प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। द मेन objective of this method is to provide an even spacing between the plant. If not manually planted, overcrowding occur affecting the productivity of the plant, ठीक है। Direct seeding of rice, in this method there is no nursery preparation, instead the seed is directly drilled into the field with the help of powered tractor. Benefit of direct seeding of rice help in a saving of water up to 25%, enhance fertilizer use and enhance system productivity. This is because in this method the fertilizer are applied into a root zone rather than spray on the field. There is minimum disturbance of soil structure। कहने के बाद क्या, पहले क्या होता था कि जब पेड़ बड़े हो जाते थे तो उनको उस लेवल पर जो क्या कहते हैं खाद वगैरह दी जाती थी, और जैसे कि बीज इतना छोटा है, ठीक है, तो इसमें तकरीबन इतनी खाद लगेगी। अब पेड़ एक इतना बड़ा है तो कम से कम बड़ी ज़्यादा मात्रा में खाद लगेगी। बट क्या यहाँ क्या इसका बेनिफिट है कि सीड लेवल पर ही उसको खाद दे दी जाती है, जिससे क्या होता है कि खाद की हर चीज़ की बचत होती और पानी की भी बहुत ज़्यादा बचत होती। 25% पानी मतलब बहुत ज़्यादा है। CSIR and आयुष मिनिस्ट्री बिगिन क्लिनिकल ट्रायल ऑफ 4 आयुर्वेदिक ड्रग, ठीक है ना। आइए देखते हैं 13 मई 2020 द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बिगन क्लिनिकल ट्रायल ऑफ 4 Ayurvedic drug. The 4 formulation include ashwagandha, guduchi, pipali, yashtimadu and आयुष 64। ये खुद का इनका एक कैप्सूल टाइप का है जिन्होंने खुद बनाया। आइए देखते हैं क्या। द टास्क फोर्स हैज़ बीन फाउंड टू इम्प्लीमेंट दिस ट्रायल, एक नई टास्क फोर्स बनाई गई है। फोर्स का मतलब ये नहीं उनके पास आर्म हो, आर्म मतलब समझ गए, हथियार वगैरह नहीं, मतलब एक तरीके से फोर्स टाइप की बनाई गई इन ट्रायल को कंडक्ट करने के लिए। The comparative and a competitive study is to conducted between the ashwagandha and hydroxychloroquine। मतलब इनके बीच में अगर बात करी जाए ये दोनों बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है एज़ कम्पेयर अगर बात करी जाए। और जो मेडिसिन और जो आयुर्वेदिक हैं, जो गुडुची हैं, ये सारी चीज़ें हैं, इनके अलावा अगर बात की जाए अश्वगंधा बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो इसको एज ए कम्पेयर हाइड्रोक्लोरोक्विन से किया जा रहा है और फिर इसको आगे जो ट्रायल होगा वो कंडक्ट किया जाएगा। व्हाट इज आयुष 64, इसके बारे में जान लो, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। आयुष 64 इज एन आयुर्वेदिक एंड एंटी मलेरियल ड्रग, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। द ड्रग हैज़ प्रूव्ड इट इफिशिएंसी इन ट्रीटिंग मलेरिया। इन 1984 की अगर बात करें, वेस्टर्न राजस्थान वॉज अफेक्टेड badly due to malaria. The drug was highly effective as it proved its efficiency in more than 3,600 cases. कौन? आयुष 64। Also in 1995, Assam was affected due to similar epidemic. The Ayush 64 drug again provide its efficiency in treating 10,000 malaria affected people. The drug is made of natural ingredient। और अगर बात करें तो ये जो ड्रग है ये पूरा नेचुरल जो इंग्रेडिएंट्स हैं उन सबसे मिलकर बना है। आइए बात कर लेते हैं चार कौन कौन से ड्रग हैं जिन पर क्लिनिकल ट्रायल होना। अश्वगंधा, इट इज यूज्ड टू कंज्यूम टू इंक्रीज इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी अगेंस्ट कोल्ड, कफ एंड वायरल इन्फेक्शन। अश्वगंधा इज अ लीफ, ध्यान देना, ठीक है। गुरुजी, गुरुजी इज अ आयुर्वेदिक रूट, गुरुजी एक रूट है, अश्वगंधा एक पत्ती है। पॉजेज अ एंटीपायरेटिक, एंटी कैंसर, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। इट हेल्प टू फाइट रेस्पिरेटरी इशू एंड ऑल्सो हील द डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, ठीक है। यष्टिमधु, यष्टिमधु इज अ स्टीम, ये एक स्टेम है, मतलब एक तना है, जैसे कि क्या है, ये क्या है, रूट है, ये स्टेम है, पेड़ का बीच वाला हिस्सा, और ये अश्वगंधा पत्ती है। यूज टू हील शॉर्ट थ्रोट, इरिटेशन इन द थ्रोट एंड कफ, अपार्ट फ्रॉम दीज ऑल्सो अल्सर फाइटिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। अब पिपाली क्या है, पिपाली, ठीक है ना। पिपाली इज अ मेडिसिनल हर्ब, द रूट ऑफ द हर्ब इज यूज्ड
इसमें इसकी रूट यूज़ की जाती है। इट इज़ यूज टू इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन एंड ट्रीट अस्थमा। ये कुछ मेडिसिन है, कौन सी पत्ती कैसे दिखती है, अश्वगंधा हुआ, ठीक है ना, बाला, मतलब ये मैंने सोचा कि आपको इनके अलावा भी और सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन का ज्ञान होना चाहिए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए गुडुची है, ये रूट है, ठीक है ना, ब्राह्मी है, शतावरी है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। गोक्षुरा, अब आप जब भी आप कहीं जैसे कि वैष्णो देवी वगैरह जाते हो तो आपने वहाँ पेड़ों पर देखे होंगे टंगे हुए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, है ना, छोटे छोटे इनके पेड़ होते हैं जिन पे ऐसे ऐसे लंबे से लगे रहते हैं। तो इस तरीके से ये सारी मेडिसिन आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इनके बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं। अब पीएम किसान स्कीम कितना रुपए रिलीज़ किया गया? 18,517 करोड़। 14 मई 2020 की अगर बात करें, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री रिलीज 18,517 करोड़ अंडर अ पीएम किसान स्कीम। दिस विल हेल्प बेनिफिट अप टू 9.25 करोड़ फैमिलीज। मतलब इस पैसे से तकरीबन 9.25 करोड़ फैमिली की हेल्प हो गई। प्लीज नोट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सो फॉर रिलीज 18,517 करोड़ अंडर द पीएम किसान स्कीम सिंस द लॉकडाउन। द फंड वर रिलीज एज अ पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। आप समझ रहे हैं आप ये किसके तहत ये रिलीज हुआ है, ठीक है ना। ऑन वन साइड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड ग्रेन, और इसके अलावा अगर बात करें इतना तो रुपए तो रिलीज किया ही 18,517, जिसमें 9.25 करोड़ लोगों को फैमिलीज को बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ वन साइड ये तो ये हो गया, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड ग्रेन ऑल्सो एंड पल्सेस फॉर फ्री अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम टू ईज द लाइफ ऑफ द पीपल ड्यूरिंग द लॉकडाउन। ऑन द अदर हैंड द गवर्नमेंट इज प्रोक्योरिंग रावी क्रॉप, ठीक है ना। ड्यूरिंग दिस रावी सीजन 2020-2021 द गवर्नमेंट हैज procured 269 lakh ton of wheat through the Food Corporation of India. Also 3.17 lakh ton of grain and 3.67 lakh ton of mustard and 1.86 lakh ton of तुअर, मतलब अरहर की दाल, ठीक है ना, have been procured, ठीक है। पीएम किसान की बात कर लेते हैं, आपको जानना ज़रूरी है। व्हाट इज़ पीएम किसान? द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना वॉज लॉन्च ऑन 24 फरवरी 2019। Under the scheme, all the small and marginal farmer are to provided with income support of 6,000 per year in 3 installment, ठीक है, 6,000 पर ईयर 3 इंस्टॉलमेंट में उसको मिलेगा। द अमाउंट इज टू बी डायरेक्टली डिपॉजिट टू द फार्मर्स अकाउंट। द एनुअल एक्सपेंडिचर estimated to implement the scheme is 75,000 crore, ठीक है। I hope you like my video. Thank you so much for watching this video and don't forget to like, comment and share and don't forget to smile. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें, खुश रहें।